स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था, तो इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इनके बारे में अपन प्रोसेस समझेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो जानेंगे। तो जैसे जैसे ये वीडियो चलेगा आप यहाँ पे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ तो प्रेगनेंसी होती है आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में जाना था अपन, जो जायगोर होता है वो मोरूला बदलता है, और मोरूला आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और उसका फिर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो यूटीरस की जो लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम, वो ब्लास्टोसिस्ट को अपनी चारों तरफ घेर लेती है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में एक कोरियोनिक विलाई जैसी स्ट्रक्चर जो होती है वो अपीयर होती है ट्रोपोब्लास्ट की लेयर के थ्रू। सो जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है उसमें कोरियोनिक विलाई अपीयर होता है, जिसको जो यूटेराइन टिश्यू और जो मैटरनल बॉडी होती है, ब्लड होता है, उसको सराउंड करके रखता है। अब ये कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेड हो जाता है, जिसके कारण ये एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बनाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का फंक्शन तो सिंपल ये होता है कि ये मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको अपन फीटस बोलते हैं, दोनों को कनेक्ट करके रखता है। फिर अपन प्लेसेंटा की और बात करते हैं तो प्लेसेंटा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो इन सब का रिमूवल और एक्सचेंज में काम करता है। तो प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में काम करता है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन को देता है, साथ में CO2 और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज करता है। तो इसकी मदद से जो मैटरनल बॉडी और हम कह सकते हैं डेवलपिंग फीटस होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा होता है, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लेसेंटा जो होता है वो डेवलपिंग फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा होता है इसका एक और फंक्शन होता है। ये प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एंडोक्राइन टिश्यू का वर्क करना स्टार्ट करेगा तो अपन जानते हैं ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा, और उस हार्मोन्स के एग्जांपल है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे जो हार्मोन्स है ये प्लेसेंटा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है कुछ टाइम बाद। अब उसके बाद बात आती है रिलैक्सिन हार्मोन की। ये एक रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद रिलीज होना स्टार्ट होता है, और इसको रिलीज करती है ओवरी। तो याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस। ऊपर जो मैंने एग्जांपल बताए हैं ये रिलीज करता है प्लेसेंटा, और रिलैक्सिन रिलीज करती है ओवरी। तो ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जानने की बात ये है, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीट के हिसाब से भी। HCG, HPL और जो रिलैक्सिन होता है, ये तीनों हार्मोन किसी भी ह्यूमन बॉडी में, फीमेल ह्यूमन बॉडी में जब ही रिलीज होता है जब उसमें प्रेगनेंसी के टाइम होता है। डेट मीन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बिना प्रेगनेंसी के तीनों हार्मोन रिलीज नहीं होते। तो हॉर्मोन्स के ही एडिशन में अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में जो फीमेल्स होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी ब्लड में इसकी जो मात्रा होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ये फीटस के डेवलपमेंट में, और हम कह सकते हैं ग्रोइंग फीटस के लिए ज़रूरी होते हैं, और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स है ये ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पे अपन ने क्या जाना है, यहाँ पे प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, ओवरी के रिलैक्सिन हार्मोन और अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में जाना है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ में अपन ने यहाँ पे प्लेसेंटल विलाई के बारे में भी जान लिया है, जो मैटरनल बॉडी और फीटस को कनेक्ट करके रखता है। अब अपन जानते हैं कि ये जो फीटस में डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, इसमें कौन सी लेयर्स होती है, और आगे जो 9th मंथ का डेवलपमेंट है उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। अगर अब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन
जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो का वो डिफ्रेंशिएट करता है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3 लेयर्स को बनाता है। सबसे पहले वो बनाता है आउटर एक्टोडर्म, फिर उसके बाद बनाता है इनर एंडोडर्म और इसके थोड़ी देर बाद ही मेसोडर्म को बनाता है, जो ये दोनों सेल्स के बीच में लेयर प्रेजेंट होती है। दोनों लेयर्स के बीच में ये जो प्रेजेंट होती है तीसरी लेयर, इसको अपन बोलते हैं मेसोडर्म। अब ये जो तीनों लेयर्स होती है यही कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और जितने टिश्यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, ये नीट में भी पूछा जा सकता है। जो इनर सेल मास होता है उसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये स्टेम सेल्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? स्टेम सेल्स का जो फंक्शन होता है अभी तय नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनका जो फंक्शन होता है आगे जाके कि ये कौन सा ऑर्गन और टिश्यू बनाएंगे, ये इनका तय होता है, डिफाइन होता है, इसीलिए ये आगे जाके वही ऑर्गन बनाएंगे। लेकिन जो स्टेम सेल्स होती है उनमें एक पोटेंसी होती है कि किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को बना सकते हैं ह्यूमंस में। तो इसलिए स्टेम सेल्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो स्टेम सेल्स का यूज़ करके अगर अपन और भी ऑर्गन्स बना सकते हैं, अगर ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ भी होता है। तो इसीलिए स्टेम सेल इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोई भी टिश्यू या ऑर्गन बना सकती है। फिर अपन बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, वो भी 9 मंथ का। अब अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो 9th मंथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस में, जहाँ पे कंप्लीट 9 मंथ के अंदर एक जो ह्यूमन बेबी होता है, हम कह सकते हैं फीटस, वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो एम्ब्रियो का हार्ट होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है, जिसका सबसे पहला साइन जो होता है कि ग्रोइंग फीटस है, वो अपन लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हाँ, हार्ट साउंड उसके केयरफुली बाय द स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की मदद से अपन उसके हार्ट साउंड्स को सुन सकते हैं। फिर एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, मतलब सेकेंड मंथ के बाद जो फीटस होता है उसके लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, और बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स, और हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसके बाद क्या होता है जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं फीटस में वो डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, तो ये सारे ऑर्गन्स उसमें वेल डेवलप हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। इसका मीनिंग ये है 5th मंथ के टाइम पे जो मूवमेंट होता है फीटस का और जो सर पे थोड़े हेयर्स आ जाते हैं वो अपीयर होते हैं बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ थे, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में 6 मंथ के बाद जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली फाइन हेयर से कवर हो जाती है। साथ में जो आईलिड्स हो जाते हैं वो भी सेपरेट होते हैं और आईलैशेस भी बन जाते हैं। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद चेंजेस का है। And by the end of 9 months of the pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery। तो यहाँ पे 9 मंथ के बाद जो फीटस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है। याद रखिएगा जब डिलीवरी होती है वहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट हार्मोनल कंट्रोल वर्क करता है, जिसको अपन बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो अगर आपको वो जानना है तो इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो अभी यहाँ पे आ रहा होगा। अभी आप वीडियो के एंड में आप देख पाएंगे कि वो आ रहा होगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।